नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपकी कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी विज्ञान की किताब है, उसमें कुल 12 अध्याय हैं, मतलब चैप्टर्स। और आज हम एक बहुत ही मजेदार और मैं कहूँगा जरूरी अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये है अध्याय 11, जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर्स, यानी प्रकृति के खजाने। हाँ, और हम इस किताब के पेज नंबर 207 से शुरू करेंगे, तो अपनी किताबें और पेंसिल बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि ये अध्याय सिर्फ आपके स्कूल की परीक्षाओं के लिए ही नहीं, अच्छा, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ से उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे। बिल्कुल, आधारभूत सिद्धांत यहीं से मजबूत होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, अपनी किताबें खोल लीजिए और हमारे साथ प्रकृति के इन अनमोल खजानों की खोज में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 207 पर देखिए। यहाँ अध्याय की शुरुआत एक कहानी से होती है। कहानी है भूमि और सूर्या की। अच्छा। ये दोनों अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपनी अज्जी यानी दादी के पास गांव गए हैं। और इनका गांव भी बड़ी सुंदर जगह पर है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स में एक जंगल के किनारे। हाँ, और पश्चिमी घाट तो पता ही है, अपनी हरियाली और जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, वहाँ की हवा बहुत ताज़ी है, चारों ओर सुंदर पहाड़ियाँ मतलब हिल्स, झरने, स्ट्रीम्स और कई तरह के पौधे और जानवर हैं। तो जब बच्चे अपनी अज्जी से उस जगह की खूबसूरती के बारे में पूछते हैं, तो अज्जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं। क्या कहती हैं? किताब में देखिए, वो अंग्रेजी में कहती हैं, Children, do you know that this place has several treasures of natures that enrich our lives? इसका मतलब हुआ, बच्चों क्या तुम जानते हो कि इस जगह पर प्रकृति के कई ऐसे खजाने हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और फिर वो बताती हैं कि ये खजाने कौन-कौन से हैं। कौन से हैं? शुद्ध हवा यानी प्योर एयर, शुद्ध, उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल, भरपूर धूप, प्लेंटी ऑफ सनलाइट और तरह-तरह के पेड़। और इन्हीं के वजह से तो धरती पर जीवन संभव है। बिल्कुल। तो चलिए एक-एक करके इन खजानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। अब आ जाइए पेज नंबर 208 पर। ठीक है। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है 11.1 एयर यानी हवा। कहानी में भूमि और सूर्या सुबह उठकर देखते हैं कि उनकी अज्जी सांस लेने का व्यायाम कर रही हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और यहीं पर किताब में एक गतिविधि दी गई है, एक्टिविटी 11.1 लेट अस एक्सपीरियंस। इसमें लिखा है, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीद आउट स्लोली, होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। मतलब एक गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए और फिर कोशिश कीजिए कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। आप सब भी कोशिश करके देखिए जरा। ज्यादा देर तक सांस रोकना बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ बिल्कुल, पर ऐसा क्यों है? मतलब हमें लगातार सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब किताब में ही दिया है। The air which we breathe in has oxygen. Our body needs oxygen to perform its functions. अच्छा, मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन नाम की एक गैस होती है। हाँ, और हमारे शरीर के सभी कामों को करने के लिए, जैसे चलना, सोचना, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा ऑक्सीजन की मदद से ही बनती है। बिल्कुल सही कहा। हम शायद कुछ दिन बिना भोजन के रह लें या कुछ घंटे बिना पानी के, लेकिन कुछ मिनट भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। अब आते हैं पेज 209 पर, जहां हवा की बनावट मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में बताया गया है। फिगर 11.1 में एक पाई चार्ट भी है। हाँ, इस चार्ट के हिसाब से हवा जो है वो कई गैसों का एक मिश्रण, एक मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद आती है हमारी जरूरी गैस ऑक्सीजन 21%। और बाकी का 1%? बाकी बचे 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर और कुछ दूसरी गैसें होती हैं। यहाँ एक सवाल आता है मन में। पूछिए। कि जरूरत तो हमें ऑक्सीजन की है जो सिर्फ 21% है, पर हवा में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नाइट्रोजन सीधे हमारे सांस लेने के काम तो नहीं आती, लेकिन वो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? पौधे हवा से नाइट्रोजन लेकर प्रोटीन बनाते हैं और वही प्रोटीन हम दालों और सब्जियों से लेते हैं। अरे वाह, मतलब प्रकृति का संतुलन कितना अद्भुत है। बिल्कुल। अब इसी पेज पर आगे देखिए, किताब कहती है
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। हाँ, और जब हवा धीरे धीरे सुहानी चलती है तो उसे ब्रीज कहते और हैं। जब बहुत तेज चलती है तो वो तूफान यानी स्टॉर्म बन जाती है। और हवा की इसी ताकत को समझने के लिए पेज 210 पर एक्टिविटी 11.2 दी गई है। एक फरकी और पेपर पिन व्हील बनाने को कहा गया है। हाँ, जब कोई फिरकी लेके दौड़ता है तो हवा के दबाव से वो तेजी से घूमती है। बिल्कुल, और इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर पवन चक्की यानी विंड मिल काम करती है। पवन चक्की का उपयोग क्या है? इसका उपयोग आटा चक्की, फ्लावर मिल्स चलाने में, कुएं से पानी निकालने में और सबसे जरूरी बिजली बनाने में। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता है। किताब में भारत के कुछ प्रमुख विंडमिल फार्म्स के नाम भी दिए हैं। जी, ये नाम याद रखना अच्छा है। जैसे तमिलनाडु में मोपंडल, राजस्थान में जैसलमेर विंड पार्क और महाराष्ट्र में ब्रह्मनवेल विंड फार्म। तो ये तो थी हवा की कहानी। अब हवा के बाद दूसरा सबसे जरूरी खजाना कौन सा है? पानी। बिल्कुल। चलिए पेज 211 पर, जहां हमारा अगला टॉपिक है 11.2 वाटर यानी पानी। कहानी में आगे भूमि और सूर्य अपनी अजी की पौधों को पानी देने में मदद कर रहे हैं। और पानी तो हम सब जानते ही हैं कितना जरूरी है। पीने से लेकर खाना पकाने, नहाने, हर चीज में पानी चाहिए। किताब में बताया गया है कि हमारी धरती का लगभग 2/3 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पर इसमें एक छोटी सी समस्या है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, वो ये कि इस पानी का लगभग 97% हिस्सा महासागरों, ओशंस और समुद्रों में है, जो खारा है, सलाइन वाटर। मतलब हम उसे पी नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। हमारे उपयोग के लिए जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर, वो बहुत ही कम है। जो हमें नदियों, झीलों और तालाबों से मिलता है। हाँ, या फिर भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर से। इसीलिए तो कहते हैं पानी की हर बूंद कीमती है। अब जरा पेज 212 पर दी गई एक्टिविटी 11.3 देखिए। इसमें एक टेबल है। हाँ, इसमें सोचना है कि हम रोजमर्रा के कामों में पानी कैसे बर्बाद करते हैं और उसे बचा कैसे सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय में नल खुला छोड़ देना, या शावर में ज्यादा देर तक नहाना। इन्हें रोककर हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। और पानी बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बारे में पेज 213 पर बताया गया है। हाँ, पहला तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन। जैसा कि फिगर 11.4a में दिखाया गया है, इसमें घरों की छतों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक टैंक में जमा करते हैं। और फिर इस पानी का इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। और एक और बहुत पुराना पारंपरिक तरीका है बावड़ी, स्टेप वेल्स। बिल्कुल, इन्हें राजस्थान में बावड़ी और गुजरात में वाव कहते हैं। फिगर 11.4b में जोधपुर की एक बावड़ी की तस्वीर भी है। ये सीढ़ीदार कुएं होते थे ना? हाँ, जिनमें बारिश का पानी जमा होता था और लोग सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंच सकते थे। बहुत कारगर तरीके थे ये। चलिए अब पेज 2114 पर चलते हैं। हमारा अगला खजाना है 11.3 एनर्जी फ्रॉम द सन। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। कहानी में अजी धूप में मिर्च सुखा रही हैं और बच्चों को एक बहुत बड़ी बात बताती हैं। वो कहती हैं, The sun is the main source of energy on earth. मतलब सूर्य ही पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत है। ये बात बहुत गहरी है। हम जो भी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, उसका स्रोत कहीं न कहीं सूर्य ही है। कैसे? देखिए, सभी पौधे और जानवर ऊर्जा के लिए सूर्य पर ही निर्भर हैं। पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। और फिर शाकाहारी जानवर उन पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जानवर उन शाकाहारी जानवरों को। इस बात को पेज 215 पर भूमि और सूर्य की बातचीत से बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। सूर्य एक गाय को घास चरते हुए देखता है और कहता है कि गाय घास से ऊर्जा ले रही है। लेकिन भूमि उसे ठीक करती है। वो कहती है, द काउ इज ईटिंग ग्रास, ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो, सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। बिल्कुल सही कह रही हैं भूमि। बिल्कुल, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी कुछ ऐसा है। सूर्य से ऊर्जा घास में गई और फिर घास से ऊर्जा गाय में। तो असल में जो अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का, वो सूर्य ही है। वाह। और आजकल तो हम सूर्य की इस ऊर्जा का, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी,
कई आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जैसे छतों पर लगे सोलर पैनल से बिजली बनाना सोलर कुकर में खाना पकाना। और सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करना, ये एक साफ सुथरी ऊर्जा है। बहुत खूब। अब हम इस अध्याय के आखिरी और चौथे खजाने की ओर बढ़ते हैं। चलिए। पेज 216 पर टॉपिक है 11.4 फॉरेस्ट्स, यानी वन या जंगल। कहानी में अज्जी बच्चों को पास के जंगल में घुमाने ले जाती हैं। और वहां अज्जी जंगल की परिभाषा बताती हैं। क्या बताती हैं? फॉरेस्ट्स आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब जंगल ऐसे बड़े इलाके होते हैं जहां बहुत घने और तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। और ये जंगल बहुत से जंगली जानवरों, पक्षियों और कीड़ों का प्राकृतिक घर, नेचुरल होम होते हैं। वो उन्हें भोजन, फूड और आश्रय, शेल्टर दोनों देते हैं। लेकिन हम इंसान अपनी जरूरतों के लिए, जैसे लकड़ी या जमीन के लिए, जंगलों को तेजी से काट रहे हैं। इसे वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जंगलों को बचाने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण प्रयास भी हुए हैं। हाँ, किताब में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का जिक्र है, जिसमें गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो जाती थीं ताकि कोई उन्हें काट ना सके। कितना शक्तिशाली आंदोलन था वो। बिल्कुल। इसी तरह नए पेड़ लगाने के लिए हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में वन महोत्सव भी मनाया जाता है। अब पेज 218 पर जंगल का एक और बहुत जरूरी फायदा बताया गया है, जो मिट्टी से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं, जिससे तेज हवा या बारिश से मिट्टी बहकर नहीं जाती, मतलब वो सॉइल इरोजन रोकती हैं। और एक अद्भुत बात और है। बताइए। पेड़ों से जो सूखी पत्तियां नीचे गिरती हैं, हाँ। वो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं और ह्यूमस बनाती हैं। अरे वाह, ये तो मिट्टी को बहुत पोषक, न्यूट्रिएंट रिच और उपजाऊ बना देता होगा। बिल्कुल, ये प्रकृति में रिसाइकलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और मिट्टी में रहने वाले केंचुए, अर्थवर्म्स भी तो मिट्टी को ढीला बनाकर उसे और बेहतर बनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रकृति के 4 अनमोल खजानों के बारे में पढ़ा। हवा, पानी, सूर्य की ऊर्जा और जंगल। और हमने देखा कि ये सभी हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अब समय है इस अध्याय को दोहराने का। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। हाँ जरूर, देखते हैं आपको कितना याद है। सवाल नंबर 1, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। सही जवाब। सवाल 2, चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? पवन यानी विंड। सवाल 3, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, द सन। बहुत अच्छे। सवाल 4, बारिश के पानी को छतों पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सवाल 5, पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन। बिल्कुल सही। सवाल 6, हर साल जुलाई में मनाया जाने वाला पेड़ों का त्योहार कौन सा है? वन महोत्सव। सवाल 7, राजस्थान में जल संचयन की पारंपरिक सीढ़ीदार संरचना को क्या कहते हैं? बावड़ी। सवाल 8, सौर ऊर्जा से खाना पकाने वाले उपकरण का क्या नाम है? सोलर कुकर। सवाल 9, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। सवाल 10, कौन सा जीव मिट्टी को ढीला और उपजाऊ बनाने में मदद करता है? केचुआ, अर्थवर्म। बहुत बढ़िया। सवाल 11, धरती का कितना हिस्सा पानी से ढका है? लगभग 2/3। सवाल 12, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, सेलाइन। सवाल 13, पवन चक्की का कोई एक उपयोग बताइए। बिजली बनाना। सवाल 14, भूमि के अनुसार गाय को ऊर्जा असल में कहाँ से मिलती है? सूर्य से, क्योंकि गाय घास खाती है और घास सूर्य की रोशनी से उगती है। बिल्कुल सही तर्क। सवाल 15, पेड़ों की जड़ें मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि वे मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन रोकती हैं। सवाल 16, गुजरात में बावड़ी को क्या कहते हैं? वाव। सवाल 17, धीरे धीरे चलने वाली सुहानी हवा क्या कहलाती है? ब्रीज। सवाल 18, सड़ी गली पत्तियों से बनी पोषक मिट्टी को क्या कहते हैं? ह्यूमस। सवाल 19, जैसलमेर विंड पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में। सवाल 20, क्या हम महासागरों का पानी सीधे पी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल 21, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सवाल 22, हवा में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुल प्रतिशत कितना है? ये दोनों बाकी गैसों के साथ मिलकर 1% में आते हैं। सही है। सवाल 23, वनों की कटाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन। सवाल 24, क्या सोलर पैनल रात में बिजली बना सकते हैं? नहीं, उन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए। सवाल 25, कहानी में बच्चों के नाम क्या हैं? भूमि और सूर्य। सवाल 26, बच्चों की अज्जी कहाँ रहती हैं? पश्चिमी घाट के एक गांव में। सवाल 27, हवा एक तत्व है या मिश्रण? एलिमेंट और मिक्सचर। मिश्रण है, मिक्सचर। सवाल 28, पानी बचाने की कोई एक अच्छी आदत बताइए। ब्रश करते समय नल बंद रखना। सवाल 29, मुप्पंडल विंड फार्म किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और आखिरी सवाल, सवाल 30, प्रकृति के वो 4 खजाने कौन से हैं जो इस अध्याय में बताए गए हैं? हवा, पानी, सूर्य की ऊर्जा और जंगल। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपके ज्यादातर जवाब सही होंगे। आज हमने सीखा कि प्रकृति के ये सभी खजाने एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। और जाते जाते आपके लिए एक विचार है। जैसे प्रकृति में सूखी पत्तियां सड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और कुछ भी बेकार नहीं जाता, तो हम प्रकृति के इस रीसाइक्लिंग के सिद्धांत से अपने दैनिक जीवन में कचरे को कम करने और चीजों का दोबारा उपयोग करने के लिए क्या सीख सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छे। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।